बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वर्सेस डोसो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है कि इस केस में दरअसल फर्स्ट मार्शल लॉ को लेजिटिमेट कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फर्स्ट मार्शल लॉ को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया। मगर इस केस के साथ साथ हम रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ भी डिस्कस करेंगे। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ। तो मैंने सोचा कि इस केस को समझने से पहले हम रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टेट वर्सेस डोसो को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस लिंक से वहाँ पर जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नोट्स वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मौजूद होंगे। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ को कि वजूहात क्या थी फर्स्ट मार्शल लॉ के, और उसके बाद हम स्टेट वर्सेस डोसो को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ, जो कि 7 अक्टूबर 1958 को इम्पोज किया गया था। वैसे काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है हम वही रीजंस इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पर बेस करता था। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिटवीन द पीपल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जब भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, ठीक है, उसमें 50% अपॉइंटमेंट ईस्ट पाकिस्तान से किए जाएंगे और 50% अपॉइंटमेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट की जाएंगी तो 50% रिक्रूटमेंट ईस्ट पाकिस्तान से की जाएंगी और 50% रिक्रूटमेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से की जाएगी। और इसके साथ साथ जो नेशनल बजट होगा वो भी 50-50% होगा, यानी कि 50% ईस्ट पाकिस्तान के लिए होगा और 50% वेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा। यह जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी था यह 1955 में आया और इस प्रिंसिपल को दरअसल ईस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो उस वक्त 53% थी और वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 47% थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी भी मुल्क में, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मेजॉरिटी बेसिस पर पार्लियामेंट में सीट्स भी दिए जाते हैं, गवर्नमेंट में जो है वो उनको उसके जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो सीट्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमें 53% ही रिकॉग्नाइज किया जाए। मगर वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमोलगेट करने के लिए है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट होगा उसके 2 साल बाद जनरल इलेक्शंस होंगे और जनरल इलेक्शंस के बाद जो नया पार्लियामेंट आएगी वो डिसाइड करेगी कि आया इस प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को मज़ीद कंटिन्यू किया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने बाद में इसी रीजंस पर, यानी कि 2 साल बाद जनरल इलेक्शंस होंगे, उन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। मगर बाद में हुआ ये कि जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट हुआ तो 50-50% का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा था। ठीक है, और उनको बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 50% रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बावजूद भी उनको 50% शेयर नहीं दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं दिया गया, आर्म फोर्सेस में भी नहीं दिया गया, और जो 50% नेशनल बजट था वो भी उनको नहीं दिया गया। तो वहाँ की जो अवाम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया गया कि जो वेस्ट पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था फर्स्ट मार्शल लॉ का। इसी तरीके से जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न बना फर्स्ट मार्शल लॉ का वो ये था कि 9 मई 1958 को बादशाह खान के जो बड़े भाई थे खान अब्दुल जब्बार खान, जो कि जब पाकिस्तान बने तो उस वक्त ये NWFP के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में जो है वेस्ट पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर बने, इनको 9 मई 1958 को कत्ल कर दिया गया।
लाहौर में। और जब ये अपने मीटिंग पर जा रहे थे, अपने ही बेटे के घर में थे, सादुल्ला खान के घर में थे, तो वहाँ पर उनको कत्ल किया गया। इस वजह से भी मुल्क के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट मार्शल लॉ का। उसके बाद हुआ ये कि जैसे कि इलेक्शंस में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोगों को मोबिलाइज़ करती हैं, तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस वक्त की, वो उन्होंने लोगों को भी मोबिलाइज़ किया। इस वजह से भी मुल्क में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। और जो खान अब्दुल क़य्यूम खान थे, ये भी चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट पाकिस्तान के, इन्होंने धमकी दी कि ये जो है ये नॉर्थ से कराची तक मार्च करेंगे और इस मार्च से जो है एक ब्लड रिवोल्यूशन आएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न था फर्स्ट मार्शल लॉ का, कि इन्होंने जो धमकी दी कि मैं नॉर्थ से लेकर कराची तक मार्च करूंगा और उस मार्च से जो है ब्लडी रिवोल्यूशन आएगा। तो इस ब्लडी रिवोल्यूशन को रोकने के लिए भी फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। उसके बाद हुआ ये कि 23 सितंबर 1958 को जो डिप्टी स्पीकर थे ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंशियल असेंबली के, उनको कत्ल कर दिया गया। एमपीएस के दरमियान लड़ाई हुई, एमपीएस के दरमियान झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में जो है डिप्टी स्पीकर जो थे वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंशियल असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर थे उनको कत्ल किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस थे। इस रीजंस की वजह से 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, जब फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज हुआ तो यहां तक के जो हमारी जो जुडिशरी थी वो भी 3 दिन तक उनके भी तातीलात थे, 3 दिन तक हमारे कोर्ट्स भी बंद थे। ठीक है, बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एब्रोगेट कर दिया गया, और बाद में 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 1958 को लॉस कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर इशू किए गए जनरल अयूब खान की तरफ से। और वो जो लॉस कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर थे वो एक जो है वो उस वक्त के जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, तो अब जो पाकिस्तान के जो अफेयर्स होंगे, पाकिस्तान के जो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, वो इसी लॉस कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर के तहत किए जाएंगे। तो उसके बाद इसी दौरान जो है जो डोसो का केस था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले हम रीजंस ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ को डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था उसके पीछे रीजंस क्या थे। कभी कभार बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो स्टेट वर्सेस डोसो का जो केस है उसी को रीज़न बना के पेश करते हैं कि स्टेट वर्सेस डोसो का जो केस है इसी वजह से मार्शल लॉ आया था। तो ऐसा नहीं था, इस वजह से मैंने ये आप लोगों को रीजंस बताएं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट वर्सेस डोसो, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब ये जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस मुनीर साहब थे, और ये जो जजमेंट आई थी ये 27 अक्टूबर 1958 को इस केस की जजमेंट आई थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द केस, यानी कि इस केस में दरअसल हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि इस केस के जो मुलजिम्स हैं, ठीक है, जो अक्यूज़ हैं वो 2 लोग हैं, एक है डोसो और दूसरा है मोहम्मद खान। ये दोनों आपस में दोस्त थे। इन्होंने किया ये कि लोरालाइट डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान का, वहाँ पर इन्होंने कत्ल किया, ठीक है, और वो कत्ल जो था वो ऑनर किलिंग था। तो इस वजह से इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया, और वहाँ के कानून के मुताबिक, यानी कि जो वहाँ का कानून था FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901 के मुताबिक इनको लोया जरगा काउंसिल ऑफ एल्डर के हवाले कर दिया गया ताकि इनका प्रॉपर ट्रायल हो सके। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ एल्डर ने किया ये कि उन्होंने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई अंडर सेक्शन 11 ऑफ FCR, ठीक है, और इन दोनों को मत जेल में बंद कर दिया गया, इन दोनों को मत जेल में डिटेन कर दिया गया।
अब जिस जेल में उनको डिटेन किया था वो जेल दरअसल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता था, या लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता था, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी वो जेल आता था। तो हुआ ये कि जो रिलेटिव्स के 200 थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीव्ड हुए कि जो लोया जरगा की जो डिसीजन है वो क्या है, वो कालादम है, क्योंकि जहां पर 200 और मोहम्मद खान को कैद किया गया था वो जगह जो थी वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती थी, ठीक है। और हाई कोर्ट बने किस कानून के तहत थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के तहत बने। तो लिहाजा उन्होंने इस डिसीजन के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में। और पिटीशन कौन सा फाइल किया था, हेबीस कॉर्पस का। हेबीस कॉर्पस का मतलब यह है कि रिकवर द बॉडी, यानी कि जिन लोगों को इलीगली डिटेन किया जाता है उनके लिए आप हेबीस कॉर्पस का रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट की क्या है, जुरिस्डिक्शन है। तो रिलेटिव ऑफ 200 ने किया ये कि उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया 2 आर्टिकल के बेसिस पर, एक आर्टिकल 4 था और दूसरा आर्टिकल 5 था। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि आर्टिकल 5 और 7 तो वो गलत है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 के बेसिस पर जो कि फंडामेंटल राइट थे, इन दोनों आर्टिकल के बेसिस पर रिट पिटीशन फाइल किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। अब जो हमारा आर्टिकल 4 था वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस के मुतालिक था, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, नस्ली डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और जो आर्टिकल 5 था वो इक्वल प्रोटेक्शन के बारे में था, यानी कि मतलब कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वल है कानून के नज़दीक, जो है तमाम लोग इक्वल हैं और तमाम लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन हासिल है कानून का। तो इन दोनों आर्टिकल के बेसिस पर रिलेटिव्स, जो 200 के जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आजकल जो है हमारा पेशावर हाई कोर्ट जो एंड खैबर पुख्तनख्वा के लिए है, इसी तरीके सिंध हाई कोर्ट जो है वो हमारे सिंध में है, पंजाब हाई कोर्ट भी है और हमारा जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वहाँ के हाई कोर्ट में क्यों फाइल नहीं किया गया बलूचिस्तान के हाई कोर्ट में। तो याद रखिएगा कि उस वक्त सिर्फ 2 ही हाई कोर्ट थे, ठीक है। एक हाई कोर्ट था लाहौर में और दूसरा हाई कोर्ट था ढाका में, ठीक है, क्योंकि 2 प्रोविंसेस थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अभी मैंने आप लोगों को बताया ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो इस वजह से 2 ही हाई कोर्ट्स थे। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान थे इनके तमाम केसेस कहाँ आते थे, अपील केसेस आते थे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में। तो लिहाजा ये रिट पिटीशन जो था ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो लिहाजा रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल किया गया। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट ने जो काउंसिल ऑफ एल्डर का जो डिसीजन था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, ठीक है, और जो आर्टिकल 4 और 5 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हर किसी को मिलने चाहिए पाकिस्तान में। तो लिहाजा जो FCR था उसको भी वाइड डिक्लेयर किया, और इसके साथ साथ जो है वो जो लोया जरगा की जो डिसीजन थी उसको भी वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब हुआ ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपील फाइल की, लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। मगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील क्यों फाइल की। तो उसका मेन रीज़न ये है कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ने FCR 1901 को कालादम डिक्लेयर किया और जो लोया जरगा का डिसीजन था वो भी कालादम डिक्लेयर किया। अब ये क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि 200 के केस से पहले और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रोमोलगेशन के बाद वहाँ के जो केसेस हुए हों, ठीक है,
जहां पर FCR इंप्लीमेंटेड था उन केसेस की क्या वैलिडिटी होगी, यानी कि 200 केसेस से पहले जो केसेस हुए हैं, ठीक है, जो लोया जरगा ने डील किए हैं, उन केसेस की क्या कानूनी अहमियत होगी, वैलिडिटी क्या होगी। तो इसी रीज़न की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने अपील फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 1958 की जो डेट है उसको फिक्स किया कि इस डेट को हम इस केस की समाअत करेंगे या इस अपील की समाअत करेंगे। हुआ ये कि 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। अब जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ तो हमारा 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस ये डिसीजन दी कि FCR जो है वो क्या है, वो नल एंड वॉइड है, या लोया जरगा की जो डिसीजन है वो भी नल एंड वॉइड है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का वो एब्रोगेट हुआ। तो और बाद में जो है तकरीबन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 3 दिन तक पाकिस्तान में जो जुडिशरी थी या मतलब पाकिस्तान में तमाम के तमाम जितने भी अफेयर्स थे वो 3 दिन तक रोक दिए गए। बाद में 3 दिन के बाद लॉस कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर इशू हुआ। अब लॉस कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर के मुताल्लिक ये था कि पाकिस्तान में जितने भी लॉस थे उनको वैलिडेट डिक्लेयर किया, ठीक है, यानी कि वो लॉज वैलिड है मा सिवाय 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, यानी कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये जो 200 का जो केस था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि लोया जरगा की जो डिसीजन है वो नल एंड वॉइड है, FCR जो है वो भी नल एंड वॉइड है, FCR की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब यहाँ पर इस केस में कुछ और इश्यूज बन गए। इश्यूज ये थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड रखती है तो जो इसका मतलब फिर यह होगा कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिल वैलिड है, ठीक है। पहला इशू यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड रखती है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल वैलिड है, जबकि मार्शल लॉ यानी कि 10 अक्टूबर 1958 को जो लॉस कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर आए थे उसने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड रखती है तो जो लॉस कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर्स आए हैं उन ऑर्डर्स की क्या हैसियत होगी फिर, यानी कि उन ऑर्डर्स के कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी जो है वो क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ये कि अपने जजमेंट में, यह जजमेंट आई 27 अक्टूबर 1958 को, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ फैसला सुनाया, ठीक है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन थी उसको अपहेल्ड नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन थी वो केल्सन थ्योरी के बेसिस पे दी गई। केल्सन की जो थ्योरी थी लीगल पॉजिटिविज्म के बेसिस पे दी गई। इस थ्योरी में यह कहा गया था कि जब कभी भी कोई अपराइजिंग आए यानी कि एब्रप्ट सिचुएशन पैदा हो और उस एब्रप्ट सिचुएशन को अवाम एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो उस सिचुएशन के साथ जो है जो लॉज आएंगे उस लॉज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो जो एब्रप्ट सिचुएशन है उसको एक पीसफुल रिवोल्यूशन तस्वुर किया जाएगा। तो जस्टिस मुनीर साहब जो थे, इनके साथ और भी जजेस थे, उन्होंने केल्सन थ्योरी को इंप्लीमेंट किया और इसी थ्योरी के बेसिस पे मार्शल लॉ को वैलिडेट डिक्लेयर किया, यानी कि मार्शल लॉ लेजिटिमेट है और जो लॉस कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर्स आए हैं
वो अब इस मुल्क का नया कानून है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी जजमेंट में 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को लेट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। लेट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब मर चुका है, लेट कॉन्स्टिट्यूशन। और लफ्ज़ जो है एब्रोगेट को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि लफ्ज़ जो है अनर्ल लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब एब्रोगेट और अनलमेंट में जो है, एब्रोगेशन और अनलमेंट, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि एब्रोगेट के मतलब यह है कि इसको मनसूख कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको मनसूख कर दिया गया। और जो लफ्ज़ अनलमेंट है उसका मतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। तो इस जजमेंट में मार्शल लॉ वैलिडेट हुआ, जो मार्शल लॉ के साथ 10 अक्टूबर 1958 को लॉस कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर आए, वो उस ऑर्डर्स को भी वैलिडेट या वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लेट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया, यानी कि 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन मर चुका है। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि इस डिसीजन ने मार्शल लॉ को अल्टीमेटली, जब डिसीजन आया तो मार्शल लॉ भी क्या हुई, वैलिडेट हो गई। अच्छा, जिस दिन ये जजमेंट आई थी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर 1958 को ये डिसीजन अनाउंस हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन इशू की है। हुआ ये कि उसी दिन के शाम ही अयूब खान ने, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, उसको ऑफिस से हटा दिया। यानी कि इस जजमेंट ने अयूब खान को इतना मोटिवेट किया कि उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाया और ख़ुद ही प्रेसिडेंट बन गए। और इसी जजमेंट की वजह से जो पाकिस्तान में फर्दर मार्शल लॉज इम्पोज किए गए, उनका जो मेन रीज़न था, वो जो मेन मोटिवेशन था, वो भी यही केस था। तो इस केस के कुछ इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स रहे हैं पाकिस्तान में। वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया और 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब वो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एफर्ट्स के बाद बनाया गया और तकरीबन 2 साल, लगभग 2 साल के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया, महरूम कर दिया गया इसी डिसीजन के बेसिस पर। डिक्टेटरशिप वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज पीसफुल रिवोल्यूशन, यानी कि अमरीत को क्या, पीसफुल रिवोल्यूशन रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि भाई लोगों ने जो एब्रप्ट सिचुएशन पैदा हुई, उस एब्रप्ट सिचुएशन को लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है, लिहाजा ये एक पीसफुल रिवोल्यूशन है। वैलिडेटेड हार्श लॉ फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901, ये जो FCR था ये बहुत ही हार्श लॉ था। ठीक है, इसी हार्श लॉ को मज़ीद जो है उसको वैलिडेट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है इसी जजमेंट के ज़रिए से, इसी जजमेंट की वजह से जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई इसी डिसीजन की वजह से, क्योंकि लोग यह सोचने लगे कि डिसीजन इस वजह से जो मार्शल लॉ के फेवर में आई, क्योंकि जो है वो डिक्टेटरशिप है, या जो है वो उस वक्त जो मार्शल लॉ के जो CMLA थे वो उस वक्त पावर में थे, इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अनाउंस किया। तो लिहाजा इस वजह से जो है वो जो जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। क्रिएटेड ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जमहूरियत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस केस से, काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, क्योंकि अमरीत
के फेवर में डिसीजन आया और जमहूरियत को दबा दिया गया। इस डिसीजन के तहत इनकरेज डिक्टेटरशिप, यानी कि ये तो फर्स्ट मार्शल लॉ था, मजीद जो 3 और मार्शल लॉज इम्पोज किए गए वो भी इसी डिसीजन की वजह से, क्योंकि इस डिसीजन ने उनको इनकरेजमेंट दी कि जो है वो आपका जो मार्शल लॉ है वो क्या है, वो लेजिटिमेट है। तो आज तक का जो हमारा जो टॉपिक था वो यही था। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।